हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए केबीएस के टायर फर्स्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि हमारे जनरल अवेयरनेस के हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने उन पिछली क्लास को ना कंप्लीट किया हो तो उनको भी कंप्लीट करिए जाके। हमारी आज 11वीं क्लास है, मैंने आपको 10 क्लास कंप्लीट करा दिया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो होंगे जीव विज्ञान के, यानी बायोलॉजी के। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और आप लोग भी बेहतर तरीके से समझिएगा। चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं, शाखा अध्ययन। चलिए समझते हैं कि किस शाखा के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। शाखा का क्या नाम है? शाखा का नाम है हीमेटोलॉजी। और इसका अध्ययन किस में करते हैं? रक्त से संबंधित। जिस रक्त से संबंधित अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हीमेटोलॉजी। फिर आ रहा है डेंड्रोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या होता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। फिर आता है विषाणुओं का अध्ययन। विषाणुओं का अध्ययन करते हैं हम लोग वायरोलॉजी के अंतर्गत। फिर आ रहा है जीव की आकृति, संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, ये हम लोग करते हैं मार्फोलॉजी के अंतर्गत। फिर आता है आनुवांशिकी। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? इसके अंतर्गत करते हैं जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशानुगति का अध्ययन। फिर आ रहा है स्टोकोलॉजी, स्टाकोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं क्रेफिश का अध्ययन। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा है जेरिएट्रिक। इसके अंतर्गत करते हैं बुजुर्गों के स्वास्थ्य या रोगों का अध्ययन। फिर आ रहा है जूलॉजी, जंतुओं या जानवरों का अध्ययन। फिर आ रहा है एंथोनो बॉटनी। इसके अंतर्गत करते हैं वनस्पतियों एवं लोगों के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन। फिर आ रहा है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। क्या करते हैं? एंथोबॉटनी के अंतर्गत वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। फिर आ रहा है आर्किनोलॉजी सॉरी, इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन। फिर आ रहा है एपिकोलॉजी। इसके अंतर्गत करते हैं मधुमक्खियों का अध्ययन। फिर आ रहा है साइनोलॉजी। इसके अंतर्गत आता है कुत्तों का अध्ययन। फिर आ रहा है सेरोलॉजी, ये इसके अंतर्गत आता है छिपकली का अध्ययन। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक आ रहा है पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंग। तो चलिए समझते हैं कोशिकांग और वर्ग क्या है। एक मतलब कार्य। कोशिका भित्ति, कोशिका को निश्चित आकार और कठोरता प्रदान करना। प्लाज्मा झिल्ली और आंतरिक संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करना। फिर आ रहा है प्लास्टिड। इसके अंतर्गत क्या होता है? ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत आता है प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। फिर आ रहा है क्रोमोप्लास्ट। इसके अंतर्गत आता है फूलों एवं फलों को रंग प्रदान करते हैं। फिर आ रहा है ल्यूकोमोप्लास्ट। इसके अंतर्गत आता है भोजन के भंडारण में मदद करते हैं। अब नोट है, नोट क्या कह रही है इसके बारे में समझ लेते हैं। नोट कह रही है कि सेंट्रोसोम नामक संरचना केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। जो सेंट्रोसोम नामक संरचना होती है वो किस में पाई जाती है? केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। केंद्रक के ऊपर पाए जाने वाले छोटे पिंड है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है पादप जगत से। तो समझते हैं पादप या फल और खाने योग्य भाग, इसके बारे में समझ लेते हैं। जो लीची होता है, इसका जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है? एरिल होता है। फिर आ रहा है आम, पपीता, मध्य फल वित्ती। फिर आ रहा है सेब, नाशपाती, पुष्पासन हो जाएगा। फिर आ रहा है गेहूं। गेहूं का क्या होता है खाने योग्य भाग? भ्रूणपोष एवं भ्रूण। फिर आ रहा है नारियल। नारियल का होता है भ्रूणपोष। फिर आ रहा है गाजर, सलजम, इसका होता है जड़। अगला आ रहा है गाजर, सलजम, चुकंदर और मूली। इन सब का जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है? जड़ होता है। फिर आ रहा है काजू। काजू का होता है बीज पत्र। अगला आ रहा है केला। इसका होता है मध्य एवं अंतः भित्ति। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक आ रहा है। अगला टॉपिक आ रहा है मानव शरीर, पाचन तंत्र के बारे में समझते हैं। पाचन रस को स्त्रावित करने वाला अंग, स्त्रावित एंजाइम, कार्य जटिल सरलीकृत, फिर कार्य स्थल। अब इनके बारे में समझते हैं। पहला आ रहा है लार ग्रंथि। स्त्रावित एंजाइम क्या होता है इसके अंतर्गत? टाइलिन या एमाइलेज। इसके बाद इसका कार्य
पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, छोटे पॉलीसैकेराइड, माल्टोज। अब कार्यस्थल कहाँ पे होता है? मुख गुहा में होता है। मुख गुहा जो होती है। इसके बाद आ रहा है अमाशय, जठर रस। इसके अंतर्गत स्रावित एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। और कार्य जटिल सरलीकृत प्रोटीन, पेप्टाइड तथा पॉलीपेप्टाइड। इसके बाद आता है केसिन, पैरा केसिनेट। फिर आ रहा है अमाशय में क्या होता है? इसका कार्यस्थल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आ रहा है अग्नाशय। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? ट्रिप्सिन आएगा, काइमोट्रिप्सिन, फिर आएगा कार्बोक्स पेप्टिडेस, फिर आ रहा है पेप्टिडेस, फिर आ रहा है एस्टीएप्सिन। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत होगा प्रोटीन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, अमीनो अम्ल, फिर आ रहा है पायसीकृत वसा, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, फिर आ रहा है मंड, माल्टोज, शर्करा। ये कहाँ पे होगा? गृहिणी में होगा। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या आ रहा है। आगे आ रहा है अंताई ग्रंथियाँ। इसके अंतर्गत क्या आएगा? एंजीरोकाइनेज, इसके बाद आएगा एरीपेप्सिन समूह, फिर आएगा माल्टेज, फिर आएगा सुक्रोज, ट्रिप्सिनोजन। इसके अंतर्गत आएगा सक्रिय ट्रिप्सिन, फिर आ रहा है पॉलीपेप्टाइडो। इसके अंतर्गत आएगा अमीनो अम्ल, फिर आएगा माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है क्षुद्रांत, यानी कहाँ पे होगा? ये छोटी आंत में होगा। अगला रहा है यकृत। ये होता है पित्रस, वसा, वसीय अम्ल, इमल्सिफाइड वसा और ग्रहणी में होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है मानव शरीर के श्वसन अंग एवं कार्य। अंग, संरचना और कार्य। अंग का नाम है नासाद्वार, संरचना का नाम है नाक का द्वार या छिद्र। कार्य आ रहा है वायु का प्रवेश एवं अनचाहे कणों का छन जाना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा आ रहा है? आगे आ रहा है नासा गुहा। इसके अंतर्गत आएगा श्लेष्मा झिल्ली और पश्चमाविकाओं से ढकी हुई होती है। धूल जीवाणुओं को रोकना एवं ग्रसनी के भीतर जाने वाली वायु को गर्म एवं आर्द्र करना। फिर आ रहा है ग्रसनी पेशीनली, श्वसन एवं पाचन दोनों तंत्रों का मार्ग बनाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है कंठ, एक छोटा सा उपस्थित अंग जिसके साथ वाक रज्जु लगे होते हैं। इसमें पश्चमाविकामय एपिथीलियम का स्तर लगा होता है। फिर आ रहा है ग्रसनी को ग्रास नली के साथ जोड़ता है और स्वर उत्पन्न करने में भी क्या करता है? मदद करता है। आगे समझते हैं कि आगे क्या आ रहा है? अंग संरचना और उसका कार्य क्या होता है। अगला अंग आ रहा है, क्या आ रहा है? श्वास नली। इसमें सी आकार के उपस्थित वलय बने होते हैं जो इसे कठोर बना देते हैं ताकि ये चिपके ना। और क्या हो? श्वास नली दो श्वासनियों में क्या होती है? विभाजित होती है। और कार्य क्या होता है? श्वास नलियों तक वायु का मार्ग। ठीक, ये इसका कार्य होता है। अगला आ रहा है अगले अंग का क्या नाम है? अगले अंग का नाम है श्वसनी, या इसी को बोलते हैं बहुवचन। और इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है? प्रत्यास्थ पश्चमाविकामय और श्लेष्मा झिल्ली से ढकी हुई। कार्य क्या होता है? फेफड़ों में श्वास नलियों के रूप में प्रवेश। अगला आ रहा है श्वसनिकाएं का संरचना कैसी होती है? श्वसनी की अंतिम शाखा जो कूपिकाओं में प्रवेश कर जाती है। कार्य वायु को कूपिकाओं तक ले जाती है। अगला आ रहा है कूपिकाओं यानी वायुकोश। इसका संरचना कैसी होती है? पतली, नम एवं रुधिर कोशिकाओं से युक्त होती है। कार्य क्या होता है? गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान करना। तो आई होप आप लोगों को ये भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक आ रहा है मानव के उत्सर्जी अंग एवं उनके कार्य। तब इनके बारे में समझते हैं कि अंग कौन सा है और उस अंग का क्या कार्य है। अंग है वक्क, इसको बोलते हैं किडनी। नाइट्रोजनी आप विशिष्ट पदार्थ जल के अतिरिक्त मात्रा एवं विषैले पदार्थों को बाहर करना। फिर आ रहा है त्वचा, इसको बोलते हैं हम लोग स्किन। यह श्वेत ग्रंथियों द्वारा रुधिर से जल, यूरिया तथा अन्य लवणों को बाहरी सतह पर निष्कासित करती है। फिर आ रहा है फुफ्फुस या फेफड़े, इसको हम लोग बोल देते हैं
लंग्स। CO2 एवं जल को जल वाष्प के रूप में बाहर करना। फिर आ रहा है यकृत, ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलना। फिर आ रहा है आंत। आंत का क्या कार्य होता है, यहाँ एपिथेलियम कोशिकाओं कुछ लवणों का उत्सर्जन करती हैं। ये लवण मल के साथ शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है हमारा विटामिन से रिलेटेड। विटामिन, उनके मुख्य स्रोत और कमी के लक्षण। विटामिन प्रचुरता, कमी से लक्षण क्या होता है। विटामिन ए, ठीक इसका जो नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। और प्रचुरता क्या होती है, सभी सब्जियां, पीले फल, टमाटर, घी, मक्खी, दूध, अंडों की जर्दी, मछली का तेल, ये होता है। और कमी के लक्षण क्या होते हैं, अब इनके बारे में समझ लेते हैं। बाधित विकास, रतौंधी, संक्रमण या जल शिकार होना, त्वचा में परिवर्तन। फिर आ रहा है हम लोगों का क्या आ रहा है, विटामिन B1। इसमें क्या होता है, प्रचुरता इसमें होती है खमीर, गेहूं, चावल आदि अनाजों की ऊपरी परतें, तिल, मूंगफली, बिना धुली दालें, सूखे मिर्चे। ये भी आपको याद रखना है। कमी से लक्षण क्या होते हैं, ये होते हैं बाधित विकास, भूख और वजन कम होना, कमजोर धड़कन, तंत्रिका दोष, जल्दी थक जाना तथा दोषपूर्ण पाचन, बेरी रोग। अगला आ रहा है विटामिन B12। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत होगा दूध तथा दूध से बनी वस्तुएं, हरी सब्जियां, खमीर, अंडे, कलेजी, मांस। और कमी के लक्षण क्या होंगे, कमी के लक्षण के अंतर्गत आएगा बाधित विकास, आंखों का लाल होना, दृष्टि धुंधली होना तथा रोशनी बर्बाद न होना, जबान का लाल होना। ठीक, अब आगे समझते हैं। अगली विटामिन का नाम है B3। इसको बोलते हैं निकोटेनिक अम्ल। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आ रहा है गेहूं का अंकुर, आलू, दालें, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां और मांस, चिकनी और लाल जुबान, पाचन में दोष, मानसिक विकार, वणिकित परपटित त्वचा। और क्या होगा, पेलाग्रा होता है। अगला आ रहा है विटामिन B6। इसके अंतर्गत क्या आएगा, हरी सब्जियां, मांस, कलेजी, बच्चे में अपेच, रक्त छीणता, चर्म रोग या इसी को बोलते हैं केलोसिस, इसका लक्षण होता है। अगला आ रहा है विटामिन B12। दूध, मांस, कलेजी, प्राणाशी, अरक्तता, ये भी आपको याद रखना है। अगला आ रहा है विटामिन B5। इसके अंतर्गत क्या आएगा, अंडे, मांस, दूध, जिगर आदि, चर्म रोग, वृद्धि, बालों का सफेद होना। फिर आ रहा है विटामिन C। आंवला, नींबू, संतरा इत्यादि, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, मसूड़ों से खून बहना, रक्त स्राव की प्रवृत्ति, घावों का देर से भरना, यह स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D। दूध, कलेजी, अंडे, मछली के यकृत का तेल। और इसके अंतर्गत क्या आएगा, लक्षण क्या होगा, अस्थियों की कोमलता का टेढ़ापन, रिकेट्स, दांतों का अपर्याप्त विकास तथा दंत क्षय, अस्थि भ्रदुता। आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है विटामिन E। इसके अंतर्गत आएगा गेहूं के अंकुर का तेल, पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन। क्या होगा, जनन क्षमता में कमी होती है, ये इसका लक्षण होता है। फिर आ रहा है विटामिन K। हरी सब्जियां, टमाटर, आंतों में भी उत्पन्न, क्या होगा लक्षण इसका, रक्त स्राव की प्रवृत्ति। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, रोग कारक और संक्रमण विधि। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। रोग का क्या नाम है, रोग का नाम है यक्ष्मा या तपेदिक। कारक क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस। संक्रमण विधि, वायु द्वारा। फिर आ रहा है डिप्थीरिया। इसका क्या होता है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीराई। संक्रमण विधि, प्रदूषित बर्तन व गंदे हाथों से खाने से होता है। अगला है टाइफाइड। कारक क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। संक्रमण विधि, खाने की वस्तुओं द्वारा। फिर आ रहा है हैजा। इसका होता है विब्रियो कॉलेरी, खाने की वस्तुओं द्वारा। फिर आ रहा है कोड, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रहने से। अगला आ रहा है क्या रहा है, अगला आ रहा है टिटेनस। इसका होता है क्लासिस्ट्रियम टिटेनी। क्या होगा, मिट्टी जंग लगी लोहे की वस्तुओं से चोट हुआ, रगड़, घोड़े व गाय आदि का गोबर आदि, ये सब चीज़ क्या करती हैं, दिक्कत करती हैं। अगला आ रहा है प्लेग। ये होता है पेस्टुरेला पेस्टस। इसका क्या होगा, चूहे, गिलहरी व अन्य कृंतकों पर परजीवी पिस्सू द्वारा मनुष्य को
काटने पर होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आएंगे अनुवांशिक रोग। रोग और प्रभाव क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। आ रहा है थैलेसीमिया, रक्त विकार, ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन सामान्य से कम मात्रा में, ये इसका प्रभाव होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आ रहा है वर्णांधता। इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है। इसमें होता है कि लाल एवं हरे रंग पहचानने की क्षमता नहीं रहती है। फिर आ रहा है हीमोफीलिया, चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना। अगर चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जम रहा है तो समझ जाना क्या है, हीमोफीलिया है। अगला आ रहा है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, स्त्रियों में शारीरिक असमानताएं उत्पन्न होना, यानी स्त्रियों में क्या होता है, बांझपन होता है। अगला आ रहा है डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म। इसमें क्या होता है, यह अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। अगला आ रहा है विल्सन रोग। इसके अंतर्गत क्या होता है, यह रोग शरीर में अत्यधिक मात्रा में कॉपर के संचय से होता है। गुर्दा, आंख, मस्तिष्क आदि इस रंग से प्रभावित होते हैं। तो आप लोगों को ये भी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगला टॉपिक आ रहा है संक्रामक रोग एवं उनके रोगजनक। अब इनके बारे में समझ लेते हैं। रोग क्या है और कारक का नाम क्या है। कवकों द्वारा क्या क्या होता है, रिंग वर्म। इसके अंतर्गत क्या आएगा, ट्राइकोफाइटन। फिर आ रहा है बालों का झड़ना, टीनिया की पेरिस। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या आएगा। आगे आ रहा है हेल्मिंथस द्वारा। किसके द्वारा, हेल्मिंथस द्वारा। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत आएगा एस्कारियासिस। इसके अंतर्गत आएगा एक्सेरिस लुम्ब्रिकोडस। फिर आ रहा है फाइलेरियासिस। इसके अंतर्गत आएगा वाइचेरिया बैनक्रोफटाई। अब हम लोग आगे समझते हैं कि अगला टॉपिक हमारा कौन सा आएगा। फिर और इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। अगला आ रहा है हुक वर्म। इसके अंतर्गत आएगा एनसाइलोस्ट्रोमा नेक्टर। फिर आ रहा है पिनवर्म। इसके अंतर्गत आएगा एंट्रोबियस वर्मिकुलेसिस। तो आई होप आप लोगों को ये भी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा मनुष्य में प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न प्रमुख रोग। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने हर एक चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। आप लोगों को क्या करना है, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी उठा के आप लोगों का क्वेश्चन रखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोग क्लास कैसी लगी है। जो चीज़ ना करे तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।